On 3rd of September, when NLSIU Bangalore decided to conduct NLAT on 12th of September, they were not just giving less time for students to prepare, but the time was less for them as well. लोगों ने जैसा एंटिसिपेट किया था, अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ। अब सुधीर सर की जगह में कोई और भी होता तो इन सारी क्रिटिसिज्म्स को वो चैलेंज की तरह लेता और वो इंश्योर करता कि एग्ज़ाम काफ़ी सक्सेसफुल हो। शायद इंटेंशन सुधीर सर की वही थी। तो आखिर एनलेट में हुआ क्या? तो आइए मिलके इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं। Hi everyone, this is Vivek, co-founder of Legalite, and in this video we'll see that how things went insanely south in NLAT 2020. NLSIU बैंगलोर ने अभी तक सिर्फ 2 वीक्स में 32 नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पर रिलीज़ की हैं। इन 32 नोटिफिकेशनों में से एक नोटिफिकेशन 11th ऑफ सितंबर की रात की है। कि एग्जैक्टली NLAT 2020 से एक दिन पहले की नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन का नाम है एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी अनाउंसमेंट और इस नोटिफिकेशन को साइन किया है NLSIU की रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर सरासू ईस्टर थॉमस ने। इस नोटिफिकेशन में लिखे गए कुछ स्टेटमेंट्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। वी हैव एडॉप्टेड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एंड प्रॉक्टरिंग प्रोसेसेस to maintain the integrity of the examination, and we assure all candidates appearing for NLAT 2020 to participate in the examination with full confidence. ये तो काफ़ी अश्योरिंग साउंड कर रहा था, लेकिन 11th ऑफ सितंबर को और भी नोटिफिकेशंस आई, लेकिन इस बार NLSIU के वेबसाइट पे नहीं बट स्टूडेंट्स के मोबाइल फ़ोन्स पे। और ये नोटिफिकेशन किस स्लॉट में उन्हें एग्ज़ाम देना है उसके रिगार्डिंग था। अब जो नोटिफिकेशंस आई हैं इनके फ़ोन पे, जो SMS के थ्रू नोटिफिकेशंस आई हैं, उनमें से किसी नोटिफिकेशन में उनका स्लॉट फर्स्ट बता रहा है, किसी में उनका स्लॉट सेकंड बता रहा है, तो किसी में उनका स्लॉट थर्ड बता रहा है। अब स्टूडेंट्स परेशान हैं कि आखिर उन्हें किस स्लॉट में एग्ज़ाम देना है। स्टूडेंट्स इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि किसी मोड़ पे NLAT वाले आएंगे और बोलेंगे कि आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, वहाँ कैमरा है, उसकी तरफ देख के हाथ हिला दें। बट यहाँ प्रैंक उनके कैरियर के साथ होने वाला था। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस NLAT 2020 को ग्रीन सिग्नल दे दी और दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स जुट गए इस एग्ज़ाम में खुद को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, ताकि इस एग्ज़ाम के सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और प्रोटोकॉल्स को वो सही से फॉलो कर पाएँ। बट यहाँ मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहता हूँ स्पेशली IDIA के सेल्फलेस वॉलंटियर्स को थैंक करने के लिए, जिन्होंने सारे स्टूडेंट्स को इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं से लैपटॉप, PC, ये सारे चीज़ का जुगाड़ करवाया। अब एग्ज़ाम का दिन आ गया। जैसे जैसे स्लॉट ख़त्म हो रहा था, नेक्स्ट स्लॉट के स्टूडेंट्स अपने दोस्तों का इंतज़ार ऐसे कर रहे थे जैसे कर्ण अर्जुन फिल्म में उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी इस बात की कि एग्ज़ाम के बारे में कुछ उन्हें पता चलेगा, लेकिन उनके फ्रस्ट्रेशन और उनके रिस्पॉन्सेस से उनकी एंग्जाइटी और बढ़ते चली गई। फाइनली तीनों स्लॉट 4:30 बजे ख़त्म हो गई। एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद 3 तरह के रिस्पॉन्सेस मेरे सामने आए। पहला रिस्पॉन्स था NLSIU बैंगलोर वालों का, दूसरा रिस्पॉन्स था मनी माइंडेड और कट ऑफ बाबा का, और तीसरा रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स का। तो आइए तीनों रिस्पॉन्सेस को एक एक करके देखें कि ये तीनों रिस्पॉन्सेस क्या थे। तो चलिए पहला रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं NLSIU बैंगलोर का, जब ये तीनों स्लॉट एग्ज़ाम का ओवर हो गया तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन जारी किया। अब चलिए इस नोटिफिकेशन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, The 3 undergraduate NLAT 2020 slots are now complete. Overall, attendance of over 94% was recorded. Full stop. The CLAT 2019 UG exam recorded 90.92% attendance. Full stop. We thank all aspirants and parents for their faith and belief in NLAT 2020 exam. अब इसे पढ़ के मेरे दिमाग में 2 चीज़ आई। पहली चीज़ थी कि आपने क्लैट को मेंशन किया ही क्यों। अब ये तो वही हो गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी के पास जाए और बोले कि मम्मी
भैया को 90% मार्क्स आया है तो क्या हुआ, मेरा अटेंडेंस 94% था। भाई एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने का एक मैट्रिक्स होता है उसका अटेंडेंस, लेकिन ओवरऑल एग्ज़ाम में और भी काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। जब सारे सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं तब जाके एक एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट होता है। सिर्फ अटेंडेंस हायर होने से किसी भी एग्ज़ाम के सक्सेसफुल होने का मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली आपको तो बोलने का हक है ही नहीं, जबकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन डेट था 3 सितंबर और आपका क्लोजिंग डेट था 10 सितंबर। इतना कम टाइम आपने दिया स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, और कितने सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और प्रोटोकॉल्स आपने उनके सामने रख दिए जिससे कि ये एग्ज़ाम इनएक्सेसिबल हो गया। कम से कम क्लैट वालों ने तो इक्वल प्लेइंग फील्ड तो रखा था, ना पैटर्न चेंज किया था, ना अचानक से कुछ किया था। तो कुछ भी हो तो आपको अपने बड़े भाई से अभी वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा और काफ़ी पेशेंस भी लगेगा, और शायद उसके बाद भी आप वहाँ पे पहुँच ना पाएँ। पेशेंस रखिए और देखिए कि मेरा दूसरा रिस्पॉन्स क्या था कि आपने लिखा था, मैं फिर से एक बार अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा था कि वी थैंक ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर देयर फेथ एंड बिलीव इन एनलैट 2020। भाई इंस्टाग्राम पे आपने अपना कमेंट सेक्शन तो ऑफ रखा है, तो स्टूडेंट्स भले आपको वेलकम कैसे लिखे, आपने थैंक तो कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स भी तो आपको वेलकम कहना चाहता है, तो अपना रिस्पॉन्स वो कैसे शेयर करे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आपको मेल के थ्रू शेयर किया, कुछ ने फ़ोन के थ्रू शेयर किया, तो मेल का रिप्लाई आप देते नहीं हैं, फ़ोन आपका ऑलमोस्ट हमेशा बिजी ही आता है। तो भाई इंस्टाग्राम पे उनको मौका तो दीजिए आपको वेलकम करने का कि आप पे कितना फेथ है, क्योंकि आपने थैंक यू बोला। तो थैंक यू का आई बिलीव एक कट सी होता है कि दूसरी साइड से आदमी दो चीज़ बोलता है। जनरली लोग बोलते हैं वेलकम, और कुछ लोग बोलते हैं आई अप्रिशिएट इट। तो इन दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्स देने का मौका तो ना अपने स्टूडेंट्स को दिया, ना पेरेंट्स को दिया, ना इस एग्ज़ाम के अदर स्टेक होल्डर्स को दिया। तो कम से कम एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा रिस्पॉन्स सुनिए। सुधीर सर, इससे पहले भी एक वीडियो में आप लाइव आए थे यूट्यूब पे, उस पर भी आपने कमेंट सेक्शन ऑफ करा दिया था। तो थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भरोसा कीजिए और लोगों को एक बार बोलने दीजिए खुल के वो क्या बोलना चाहते हैं, ताकि आपको फीडबैक मिल सके, ताकि नेक्स्ट ईयर भी अगर आपका कोई सपना हो कि एनलैट को फिर से इसी मैनर में कंडक्ट कराना है, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स मिले कि स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं और आप पे कितना ज़्यादा फेथ और कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं। तब जाके मिलेगा असली वाले थैंक यू का वेलकम। अब दूसरा रिस्पॉन्स आया मेरे सामने मनी माइंडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का और कट ऑफ वाले बाबा का। अब ये कट ऑफ वाले बाबा जो हैं, इनका बिजनेस सीजनल है। जैसे ही एग्ज़ाम लॉ एंट्रेंस कंप्लीट होता है, इनका कट ऑफ का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब कट ऑफ वाले बिजनेस में ये करते क्या हैं, तो ये स्टूडेंट्स के दिमाग में फियर, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट को डालते हैं, ताकि इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी व्यूज़ दोनों इंक्रीज़ हो। और दूसरे हैं हमारे मनी माइंडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जिनका सोल ही पर्पस है कि कैसे भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाए, कैसे इन्हें मैनिपुलेट किया जाए और प्रॉपरली उनका बिजनेस चलता रहे। तो इस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने लेवरेज किया ये कह के कि अरे देखो ये वाला क्वेश्चन मेरा है, ये वाला क्वेश्चन मेरा है, वो वाला क्वेश्चन मेरा है। सारा क्वेश्चन जब आप ही का है तो क्लैट आप ही करा लेते हैं, एनलैट आप ही करा लेते हैं, ईलेट आप ही करा लेते हैं। बेकार का ये लोग क्वेश्चन बनाने में इतना मेहनत मतलब खर्च करते हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा शर्म कीजिए, आप बच्चों के ही पैसे का खाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो कम से कम सोचिए। तो कभी तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कीजिए और स्टूडेंट्स के वॉइस को और स्टूडेंट के कंसर्न को रेज कीजिए। क्या आप लग गए फिर से अपने कट ऑफ के बिज़नेस में और एडमिशन के बिज़नेस में? अरे आपको मौका मिलेगा, मार्केटिंग कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, रिजल्ट आने दीजिए। फिर एक बच्चे का फ़ोटो 4 लोग छापेंगे और उसी बेसिस पे लोगों को मैनिपुलेट कर करके खुद भी आप लोग पैसा कमाएंगे और आपके फ्रेंचाइजीज भी पैसा कमाएंगे। तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। बच्चे इतना ओवरवेल्म्ड हैं, बच्चे इतना एंग्शियस हैं, तो अभी तो एटलीस्ट बिजनेस मत कीजिए। कितने ऐसे भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अब एनलैट आया तो उसके लिए अलग से मॉक का पैसा आप लेंगे, पहले क्लैट था उसके लिए अलग से पैसा लेंगे, और जैसे जैसे पोस्टपोनमेंट इंक्रीज़ होते गया है आपने पैसा भी वैसे वैसे लिया है। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, पैंडमिक है, कितने सारे पेरेंट्स को कितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा, तो थोड़ा सा सेल्फलेसली हेल्प कर ही देते हैं। भाई आपके सोने के घरे से
थोड़ा पानी निकल ही जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। चलो ये बात की बात है, तो अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट में स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या था एनलेट के तीनों स्लॉट में बैठने के बाद। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम मेनली दो अलग अलग ग्रुप्स में आ रहा था। एक ग्रुप में था टेक्निकल ग्लिच के वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा था, और दूसरा प्रॉब्लम जो था वो अनफेयर मीन्स या फिर एग्ज़ाम के इंटीग्रिटी को लेके था। अब पहला अगर हम लोग बात करें जो कि टेक्निकल ग्लिचेस में क्या क्या प्रॉब्लम आया, स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आया। किसी किसी केस में वेरिफिकेशन 45 मिनट्स तक, जो कि टोटली एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था, उतने टाइम तक चलता रहा। कितने लोगों के आधार कार्ड के पिक्चर्स को देख के उन्होंने बोला कि नहीं भाई बच्चा कोई और है, आप कोई और है, और बाद में जाके एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एक्सेप्ट जब तक वो लोग करते तब तक काफ़ी टाइम एग्ज़ाम का वेस्ट हो चुका था, और जो भी टाइम बच्चे के हाथ से निकल गया वो फिर से उन बच्चों को नहीं मिला। दूसरा, बहुत सारा प्रोटोकॉल्स जो था एग्ज़ाम को लेके, कभी ये प्रोटोकॉल था कि वीडियो में फेस नहीं दिख रहा है, कभी ये प्रोटोकॉल था कि आपका ऑडियो जो है वो ऑफ है, जबकि इन सारे केसेस में स्टूडेंट्स का मानना ये था कि उनका वीडियो ऑन था, उनका फ़ोटो भी ऑन था, फिर भी बार बार उन्हें एग्ज़ाम के बीच में डिस्टर्ब किया गया। नेक्स्ट कंसर्न स्टूडेंट का ये था कि जब उन्होंने लॉगिन किया तो लॉगिन के साथ ही उन्हें ये बताया गया कि एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। कुछ लोगों के साथ इंटरनेट का कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आया, जिसका बैंडविड्थ स्पीड एनएलएसआईयू बैंगलोर ने नोटिफाई किया था कि 512 kbps है। इसके बावजूद भी जब इंटरनेट का बैंडविड्थ स्टूडेंट्स का फ्लक्चुएट किया तो प्रॉपरली उन्होंने जब रिकनेक्ट करने का ट्राई किया तो बहुत सारे केसेस में अनप्रोपोर्शनली टाइम को कट कर दिया गया। जबकि एनएलएसआईयू बैंगलोर वालों ने क्लेम किया था इस चीज़ को कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ऐसा कोई प्रॉब्लम आता भी है तो उसके लिए भी प्रॉपरली वो प्रिपेयर्ड हैं कि स्टूडेंट्स को टाइम के मैट्रिक्स में कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आया कि उन्हें मल्टीपल वार्निंग्स मिलती रहीं। उनका एग्ज़ाम नॉर्मली चल रहा था, बहुत ही ऑथेंटिक वे में वो एग्ज़ाम दे रहे थे, फिर भी अलग अलग वार्निंग्स मिलते मिलते ही स्टूडेंट्स जो थे प्रॉपरली डिस्ट्रैक्ट होते रहे थ्रू आउट ये एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि टाइम ही इस एग्ज़ाम का इतना कम था। नेक्स्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपना पोर्टल खोला देखा कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आया कि ऑडियो प्रॉक्टरिंग नॉट इनेबल्ड, कुछ का प्रॉब्लम ये था कि फेस नॉट डिटेक्टेड, कुछ वाले में टाइमर स्टक हो गया, और स्टक होने के बाद आपका टाइम जो था काफ़ी अनप्रोपोर्शनली उसे काट दिया गया। कुछ स्टूडेंट के साथ क्या हो गया कि उन्हें बार बार डिवाइसेस चेंज करना पड़ा, क्योंकि उनके मोबाइल डिवाइस जो कि इनिशियली जिस दिन डेमो टेस्ट हुआ उस दिन वो प्रॉपरली काम कर रहा था, लेकिन एग्ज़ाम के दिन उनका मोबाइल प्रॉपरली काम नहीं किया। उन्हें बोला गया कि आप एक काम कीजिए, शिफ्ट कीजिए अपने लैपटॉप पे, और जब अब वो लोग लैपटॉप पे शिफ्ट हुए तब तक बहुत सारे केसेस में टाइम एग्ज़ाम का निकल चुका था, या फिर इतना टाइम था ही नहीं कि आप इस एग्ज़ाम में जिसमें इतना हाई कंपटीशन है कि एक सीट के लिए 162 स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं, उसमें आपका कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन इश्यूज़ आया। उन्होंने जो लॉगिन अपना डिटेल्स फिलअप किया जो कि उन्हें दिया गया था एनएलएसआईयू बैंगलोर के द्वारा ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू, वो काम ही नहीं किया और दिखाया कि ये क्रेडेंशियल्स जो थे वो इनवैलिड थे। फिर और कुछ कंसर्न ये आया कि कुछ केसेस में वेबसाइट जो था वो प्रॉपरली क्रैश हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला कि जो स्लॉट का मैसेज उन्हें रात में आया था कुछ और था, और जो रियल एग्ज़ाम का जो स्लॉट था वो कुछ और था। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आया कि दो वो लोग जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, उसके बाद भी वेरिफिकेशन उनका कैंसिल कर दिया गया और उन्हें इस एग्ज़ाम में अपीयर होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर कुछ और स्टूडेंट्स जब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जो उन्हें दिया गया था उस पर कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं भी स्टूडेंट्स के साथ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं भी था उस वक्त, जब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुआ तो उन्होंने टेक्निकल हेल्पलाइन जो कि उन्हें मेल के थ्रू दिया गया था उस पर कॉल करने का ट्राई किया। अब कितने सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आके ये बात बताया कि जब उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंस के लिए कॉल किया तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिन्हें कॉल किया उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। कुछ केसेस में क्या हुआ कि कॉल कोई उठाया ही नहीं, कॉल रिंग होते रह गया, और सबसे ज़्यादा केसेस में क्या हुआ कि कॉल बिजी था, मतलब रिक्विजिट, मतलब 3 स्लॉट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद भी रिक्विजिट नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल नहीं थे टेक्निकल असिस्टेंस अवेल कराने के लिए इन स्टूडेंट्स को, जिनके लिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं था या फिर सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था,
इनके लिए एक सपना था जो इनके आंखों के सामने चूर होते जा रहा था इस एग्ज़ाम के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से। अब जो दूसरा ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का था वो था इस एग्ज़ाम के इंटीग्रिटी को लेके। तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो ये थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन एक्सेसिबल था और इसीलिए वो लोग जीके के क्वेश्चंस को प्रॉपरली गूगल करके तब इसका आंसर उन्होंने वहाँ पे फीड किया। तीसरा जो कंसर्न था कि क्वेश्चंस और उनके स्क्रीनशॉट्स काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पे सर्कुलेट हो रहे थे जब ये एग्ज़ाम चल ही रहा था। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स में एग्ज़ाम के दौरान ही इसके एनालिसिस का वीडियो भी सामने आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक डिफरेंट टैब खोल के प्रॉपरली सारा कुछ गूगल कर रहे थे। कितनों के सामने प्रॉपरली डायगनली कोई दूसरा इंडिविजुअल बैठा हुआ था जो उन्हें इस एग्ज़ाम में हेल्प कर रहा था, जो किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था। बहुत सारे केसेस में HDMI केबल को यूज़ किया गया और उसके यूज़ करने से क्या हुआ कि प्रॉपरली एक डिस्प्ले को मल्टीपल जगह देख के उन्हें आंसर उस जगह पे बताया गया। फिर और सारे केसेस में क्या हुआ कि इंटरनेट को स्टूडेंट्स ने जानबूझ के डिस्कनेक्ट किया और बाद में 2-3 मिनट में कनेक्ट किया और बाद में यूज़ किया इसी अपॉर्चुनिटी को आंसर्स को गूगल करने के लिए, स्पेशली जीके के क्वेश्चंस को गूगल करने के लिए। और फिर कुछ केसेस में बात आई इंटरनेट कैफ़े की कि जब 2 स्टूडेंट्स इंटरनेट कैफ़े में गए, एक था जेन्युइन स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम प्रॉपरली लिखना था और दूसरा था फेक स्टूडेंट जो कि वहाँ प्रेजेंट था सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए एक अनफेयर वे में। तो इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने वेबकैम जो था उसका रॉड काफ़ी लंबा यूज़ किया और एक्ट किया एज इफ वो खुद एग्ज़ाम दे रहा था और कैमरे में उसका फेस कवर हो रहा था, लेकिन दूर बैठे दूसरे इंडिविजुअल ने इस एग्ज़ाम को लिखा। तो बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच आया इस प्रॉब्लम में। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये हाईलाइट कर सकूँ कि जो एक गारंटी था जो इस एग्ज़ाम के फर्स्ट नोटिफिकेशन से दिया गया कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रिटी के साथ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसा काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम के बारे में एंटिसिपेट कर रहे थे, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और ये एग्ज़ाम बिल्कुल ही अनफेयर हुआ। इसमें इंटीग्रिटी का आई तक नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको याद होगा कि एक नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के एकदम आगे में डिस्कस किया था कि एक नोटिफिकेशन आया था जिसका नाम था एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी अनाउंसमेंट, जो कि NLSIU के रजिस्ट्रार के द्वारा साइन किया हुआ था। उस नोटिफिकेशन का लाइन अगर आपको याद होगा और सुधीर सर के काफ़ी सारे क्लेम्स जो कि इनिशियल BA LLB या फिर LLM एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में आया था कि वो इंडिया का सबसे ज़्यादा इंटीग्रिटी वाला और सबसे फेयरेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और उनके टेक्निकल पार्टनर्स भी इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। तो आइए पहले एक वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम कितना फेयर था और कितना ज़्यादा इंटीग्रिटी वाला एग्ज़ाम था और कैसे कंडक्ट होता है इंडिया का सबसे फेयरेस्ट एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम का नाम है NLAT 2020। Hi guys, this is me, Keshav Sitting, doing NLAT 2020. I'm taking a video on this camera of the exact question paper, and there is nothing on the screen that says that I'm cheating. One of my friend is taking my video at this point in time, and there is nothing on the screen. Okay, so I can have 10 or 20 people sitting around me and do the test, and nothing that is going to come in this paper. So there is a high probability that cheating can happen. And if you can bring the camera to the screen, see, I can mark any question. There is nothing like this. Okay, I can mark, do it, and I just took this exam for your convenience to prove that home proctored exam, this AI proctored exam, can be duped pretty easy. So NLAT 2020 in itself is a big scam. It's a sham. तो इंसान ने ये बताया कि इस एग्ज़ाम का क्या लूपहोल है और इसके बाद भी कुछ लोग थे जिन्हें लाइफ में कुछ बहुत ही डेयरिंग करना था। तो उन्होंने एक ईमेल भी लिखा NLSIU बैंगलोर का, जिसका स्क्रीनशॉट काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे हर जगह लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आप एक बार पढ़ के देखिए कि कितना डेयरिंग स्टेप था ये। अब तो आप भी मानेंगे कि कुछ लोगों को लाइफ में डेयरिंग करना होता है और कुछ लोग ये चीज़ करते भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी रात एक और नोटिफिकेशन आया NLSIU बैंगलोर के वेबसाइट पे और उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमें ये चीज़ मालूम चला है बाकी सारे स्टूडेंट्स का ह्यू एंड क्राई और रिस्पॉन्स देखने के बाद कि सच में
कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज स्टूडेंट्स के बीच में आया है। जिन लोगों ने ये टेक्निकल इश्यूज को एक्सपीरियंस किया है, आप लोग क्वेरी रेज करें अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक, और जितने लोग ये क्वेरी रजिस्टर करेंगे उन्हें उनकी टेक्निकल टीम प्रॉपर्ली देखेगी और बाद में डिसाइड करेगी कि क्या करना है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चला कि भाई अल्टीमेटली होना क्या था या क्या होगा, और कितने स्टूडेंट्स अभी भी इस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस के ट्रॉमा से निकले ही नहीं थे। इसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए जो 12 PM का जो इन्होंने एक लिमिट सेट किया था कि यहीं तक आप लोग कर सकते हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पाए, और उनके साथ काफ़ी जेन्युइन कंसर्न था, उसको रजिस्टर नहीं कर पाए, और इसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और कुछ और स्टूडेंट्स थे जिन्हें प्रॉपरली 13 सितंबर के रात में एक मेल आया। उस मेल में लिखा हुआ था कि हाँ, आपका क्वेरी एक्सेप्ट हो चुका है और आपको एग्ज़ाम दोबारा लिखने को मिलेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो आपका प्रीवियस स्कोर जो है वो इरेज हो जाएगा प्रॉपरली, और जो न्यू स्कोर होगा उसे कंसिडर किया जाएगा। अब स्टूडेंट जो था बहुत ही डाउट में था कि पहली बात तो ये कि भाई प्रॉपरली उन्हें याद नहीं था ये चीज़ कि प्रॉपरली एग्ज़ाम में कितना स्कोर वो करेंगे या नहीं करेंगे। कोई एक कंपैरेटिव स्कोर नहीं था उनके पास, कोई अंदाज़ा नहीं था उनके पास कि प्रॉपरली ये चीज़ डिसाइड कर पाएँ कि क्या अगला एग्ज़ाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो कुछ लोग इस ब्रिंक ऑफ कन्फ्यूजन के सामने खड़े थे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके साथ प्रॉपरली क्या हुआ था कि वो एग्ज़ाम प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था। लेकिन मैं हाईलाइट क्या करना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस था कुछ स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देने का इस एग्ज़ाम में रीअपियर होने के लिए, और कुछ को नहीं देने का, और कुछ के क्वेरीज़ को नहीं सुनने का, जब उन्होंने ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू उन्हें रीच करने को ट्राई किया, तो ये काफ़ी इनएक्सेसिबल है। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये बोलना था कि ऑल दो 12 PM वाला जो स्लॉट था कि वहाँ तक हम लोगों को अपना क्वेरी रजिस्टर करना था, उसको अगर हम नहीं भी कर पाएँ तो अगर हम मेल लिख रहे हैं तो आप उसको सुनिए, आप प्रॉपरली उस चीज़ को देखिए। आपको लगता है कि मेरा जो कंसर्न है या क्वेरी है ये जस्टिफाइड है तो टाइम दीजिएगा, वरना टाइम मत दीजिएगा। लेकिन आपने ना फ़ोन रिसीव किया ना ईमेल का रिस्पांस दिया। आर्बिट्ररली आपने डिसाइड किया कि कुछ स्टूडेंट्स को रीटेस्ट देना है, वो रीटेस्ट अगले दिन होगा, और जैसा कि उन्होंने नोटिफाई किया था उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम एनलेट का स्लॉट 4 स्टार्ट हुआ 12:30 PM पे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि एनलेट यूजी का एग्ज़ाम जो होता है वो 45 मिनट्स का होता है, तो प्रॉपरली ये एग्ज़ाम 12:30 को स्टार्ट होना चाहिए था और 1:50 में नॉर्मली चलना चाहिए था। अब हुआ क्या कि ये एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। मेरे भी एक स्टूडेंट ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने एक PDF शेयर किया, उस PDF में क्वेश्चंस दिया हुआ था। पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ऐसे ही फेक काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आजकल टेलीग्राम पे आते रहते हैं, तो उनमें से ये एक होगा। लेकिन फिर जब एक दूसरे स्टूडेंट जिनका कि उस दिन रीटेस्ट था, उसने जब ये चीज़ कंफर्म किया कि नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन उन्होंने एग्ज़ाम में दिया है, तो प्रॉपरली मैंने बारन बेंच, लीगली इंडिया और लाइव लॉ के एडिटर्स को ये मेल भी किया और व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें बताया कि ये भाई एग्ज़ाम का इंटीग्रिटी है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रुप में आ चुका था ये पेपर 12:53 में, जबकि एग्ज़ाम चल रहा था। अब ये एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया, हर जगह हर न्यूज़ चैनल पे इस चीज़ के बारे में मालूम चल गया, तो एक और प्रेस रिलीज़ के रूप में एक नोटिफिकेशन आया। आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन तो NLSIU बैंगलोर हमेशा देते रहते हैं, तभी जाके आज तक उनका जो मतलब अभी पहुंचा है वो 32 पहुंचा है। मे बी हाफ सेंचुरी मार दें एग्ज़ाम ख़त्म होते होते तक। तो उसमें से जो नोटिफिकेशन जो इसके रिगार्डिंग प्रेस रिलीज़ आया, उस नोटिफिकेशन में प्रॉपरली उन्होंने बताया था कि ये जो हुआ वो हमारा एरर नहीं है, हम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, ये जो वीडियो था जो एक बच्चे ने रिलीज़ किया था उसमें प्रॉपरली उसने बताया कि कैसे एक बार में सारा पेपर लोग देख सकता है। अब यहाँ तो किसी बच्चे ने इसे रिलीज़ कर दिया, ये बात मालूम चल गई कि भाई पेपर लीक हो गया। अब ये छोटा सा एग्ज़ाम था, अगर 4 एक्सपर्ट को हम भी यहाँ बैठा दें और प्रॉपरली इस एग्ज़ाम को हम भी लिखना स्टार्ट करें और स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे हम इस पेपर को लीक करके सारे लोगों को सर्कुलेट कर दें, तो ऑब्वियसली मुझे आंसर काफ़ी कम टाइम में मिल जाएगा और ये एग्ज़ाम भी मैं दोबारा दे पाऊँगा। तो यहाँ तो उस केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ की हमें मालूम चल गया कितने सारे ऐसे केसेस होंगे जो फर्स्ट डे यानी कि स्लॉट 1, 2, 3 में और इवन रीटेस्ट के स्लॉट में जिन्होंने प्रॉपरली चीटिंग किया होगा और किसी को पता चला नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इस केसेस में लोग बाहर आए और लोगों ने बोला कि नहीं
हम ये बताना चाहते थे कि एग्ज़ाम का जो क्लेम है कि फेयरेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे वो गलत है, उसमें प्रॉब्लम है, राइट। तो उसको हाईलाइट करने के लिए स्टूडेंट्स ने ये किया। किसी का भी ये कंसर्न नहीं था या किसी का भी ये इंटेंशन नहीं था कि इस एग्ज़ाम में चीट करे, क्योंकि हर केस में जिन्होंने भी ये वीडियो रिलीज़ किया या जिन्होंने भी ये लीक किया वो लोग सामने और वो लोग बोले कि नहीं, आपके सिस्टम में, आपके टेक्निकल सिस्टम में लूपहोल है और इसीलिए आपके जैसे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट को इस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। और आप हर जगह, हर नोटिफिकेशन में अपने टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के बारे में आप बात करते हैं, तो थोड़ा हम भी जान ले भाई और लोगों को बता भी दे कि आपका टेक्नोलॉजी पार्टनर जो है वो कौन सी कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम कोक्यूब्स है और ये कंपनी 2007 से रन हो रही है। ये कंपनी की वेबसाइट पे जैसा उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि ये काफ़ी इंडिया की लीडिंग असेसमेंट एंड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, राइट। और ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को ये प्रॉपरली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देती है ताकि वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएँ। लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं आपका अटेंशन फिर से ड्रॉ करूँगा वो इस बात पे है कि आज तक कौन कौन सा एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराया है और कौन कौन लोगों के साथ इनका एसोसिएशन है, मतलब किन किन लोगों के साथ इनका एसोसिएशन है। तो मैं गया और उनके इस सेक्शन में देखा, उनमें उन्होंने एक सेक्शन बना के रखा था कि क्लाइंट्स हु ट्रस्ट अस। उसमें पहला नाम था गीतम यूनिवर्सिटी, दूसरा नाम था जैन यूनिवर्सिटी, तीसरा नाम था सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, चौथा नाम था संजीवनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अगला नाम था केएल यूनिवर्सिटी, अगला नाम था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी को बनाया ही गया है पढ़ाई के लिए नहीं, बस बॉलीवुड के मूवी प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट था यूपीएस, उसके बाद था इक्फाई और फाइनली लास्ट में ऐसा जगह था जहां सब लोग हैं। हाँ एग्जैक्टली आप जो गेस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है, शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर। The world is here at Sharda University. Where are you? तो ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन पे डिपेंड करते हैं। आप मुझे बताइए नाम किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने एक नेशनल लेवल का एक हाई इंटीग्रिटी एग्ज़ाम इन पे ट्रस्ट करके करवाया है और सक्सेसफुली करवाया है, ये मैटर बताइए। आप इनके पोर्टफोलियो को देखिए, इनके पोर्टफोलियो में एक भी ऐसा एग्ज़ाम है ही नहीं। तो आप जानबूझ के ऐसे लोगों पे डिपेंडेंट क्यों हुए? कुछ हद तक जहां मैं सोच पाता हूं, मुझे लगता है कि आपके हड़बड़ी में लिए हुए डिसीजन, आपके हेस्ट में लिए हुए डिसीजन का ये रीज़न था कि आपको कोई टेक्नोलॉजी पार्टनर को खोजने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 3 सितंबर को आपको नोटिफाई किए और आपको 10 सितंबर को लास्ट डेट था और 12 को आपको एग्ज़ाम लेना था, तो आपको टाइम मिला ही नहीं। जो लोग आपको मिले आप लोगों ने उन पे भरोसा किया और आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब इस वीडियो को कंक्लूड मैं करना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के रिमार्क के साथ। एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बोला कि सर आई फील दैट आई वॉज अ फूल दैट आई डिड नॉट चीट इन दिस एग्ज़ाम। अगले स्टूडेंट ने बोला कि इस एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं चाहिए था, नहीं बैठते कुछ टाइम बच जाता, ये जो मेंटल ट्रॉमा था, ये मेंटल हेल्थ का हरासमेंट था, इससे मैं बच जाता और मैं प्रॉपरली जैसे क्लैट और ईलेट की प्रिपरेशन को कर रहा था वो मैं करता रहता। बेकार का इस एग्ज़ाम में बैठ के अपना टाइम और अपने मेंटल हेल्थ को मैंने लूज़ किया। और कई हद तक अगर आप सोचिएगा और देखिएगा कि एग्ज़ाम कैसे गया है तो आप भी इस चीज़ को बिलीव कीजिएगा कि हाँ शायद ये जो बच्चा ये बात बोल रहा है वो सही है। तीसरा कमेंट एक स्टूडेंट का है जिनका नाम है सोनल चौधरी। तो उन्होंने अपने इस एनलाइट के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिखा है। मैं एग्जैक्टली उन्हीं के व्यू को उन्हीं के वर्ड्स में कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि वी हैव ऑल रेड ऑफ एन एम्परर इन हिस्ट्री हु इज़ referred to as a wise fool. I am sure you guessed it right. I am talking about Muhammad bin Tughlaq. And yes, I am drawing his parallel with the NLSIU authorities who have turned the entire system upside down and have put the careers of thousands of children in jeopardy by their arbitrary, whimsical, egoistical, despotic and tyrannical ideas. Tughlaq intended to shift the capital from Delhi to Daulatabad
He gave orders without thinking for a moment about the inconvenience his impractical ideas would cause to the people. And can't we see a similar Tughlaq in this intelligent but impractical academician? Hope he realizes that the capital has to be shifted back from Daulatabad to Delhi for the sake of sanity itself. Respected NLSIU authorities, the sooner you accept the facts, the better it is for all of us. So by these 3 comments, I want to tell you what exactly is the frustration level of students who are going to appear for CLAT 2020 or ELATE 2020. Now, as I believe that all of you must be aware about all the petitions that are there in Supreme Court and High Court. There is one in Madhya Pradesh High Court. The second one, recently a review petition has been filed on the decision of Jharkhand High Court and the case would be heard by Supreme Court. Third is the ongoing litigation that is going on in Supreme Court on the petition filed by ex-Vice Chancellor of NLSIU Bangalore, the hearing of which is supposed to be done on 16th of September 2020. So I want to urge all the respected advocates and judges that while you are there to lay down a decision on 16th of September, please take all these points into consideration and most of all, please see things from the perspective of a student with a dream to study in a premier national law university and try to look into the difficulties that he or she might be facing or her or his family might be facing at the backdrop of COVID-19 pandemic. Finally, I would like to conclude this video with the words of Benjamin Franklin that justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. So I would request all the viewers of this video to share this video as much as possible so that it could really reach the person in power who really have the power to bring a change, the change that we really need, the change that we desperately need. Thank you everyone. If you found this video to be helpful, please like the video, subscribe to our channel and share this video as much as it is possible from your behalf. And if you want to raise any query regarding CLAT, ELATE or any law entrance exam, please mention that in the comment section below so that we'll properly take notice of it and make video upon that. Thank you everyone.